नमस्कार प्यारे साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, महाजनपद पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग कर रहे हैं। ये मानकर चलना कि अब आपकी जो बोरिंग समय था वो खत्म हो चुका है, अब इंटरेस्ट आपको आता चला जाएगा क्लास में। हम बहुत अच्छे से शानदार तरीके से सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 5-6 मिनट आप लोगों का आपका मैं जो महाजनपद और उनकी राजधानी कराऊंगा वो पीडीएफ से कराऊंगा, क्योंकि उनको लिखने में बहुत समय जाएगा। तो उसको हम पीडीएफ से करेंगे। जब हम वंश पढ़ेंगे 5 मिनट के बाद, तो फिर वो हम हाथ से लिखकर पढ़ेंगे। इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एक तरफ राज्य जनपद लिखूं, एक तरफ उनकी राजधानियां लिखूं, तो उसमें ही बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में। ये आप लोगों को दिख रहा होगा 600 बीसी पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व का ये मैप है, जिसमें आपको 16 महाजनपद यहाँ पर दिखाई देंगी। 16 महाजनपद में यहाँ काम्बोज है और ये गंधार है। ये मानकर चलिए ये भारत के बाहर हैं। दो ऐसी महाजनपद जो भारत के बाहर हैं, वो कौन कौन सी महाजनपद हैं? तो वो हैं कंबोज और भैया गंधार। उसके बाद हम बात करते हैं कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेती, वस, मल्ल, कौशल, काशी, बज्जी, अंग, मगध और असाका। बज्जी और मल्ल, मैं बात करूंगा बज्जी और मल्ल दो ऐसी महाजनपद थी जो गणतंत्र थी। क्या थी ये? गणतंत्र थी, रिपब्लिकन थी। ठीक है, रिपब्लिक जन महाजनपद कौन कौन सी थी? बज्जी और मल्ल। बज्जी भारत की साथ साथ विश्व की सबसे प्राचीन गणतंत्र महाजनपद मानी जाती थी। ठीक है, गणतंत्र महाजनपद मानी जाती थी। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक हम लोग इनको, ये मैंने आपको एक मैप दिखा दिया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये पीडीएफ आपके ग्रुप में अभी थोड़ी देर के बाद, क्लास के बाद डल जाएगी। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल में हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा। लेकिन मैं कुछ फैक्ट और कुछ राजधानी आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं महाजनपद काल की, तो इनको मैं अभी हाथ से लिखकर ही पढ़ा दूंगा आप लोगों को। बस मैं यहाँ पर राजधानियां बता देता हूं, पहले राजधानियां बता देता हूं। ठीक है जी, अब राजधानी के बारे में हम बात करेंगे। राजधानी के बारे में बात करेंगे 16 महाजनपदों में, जैसे मगध है, मगध की राजधानी थी राजगृह, गिरिवज्र और पाटलिपुत्र। ठीक है जी, यहां पर हम बात करेंगे अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। क्या राजधानी थी? चंपा, जो मालिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। कौशल, सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ था। साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। क्या राजधानी थी? उज्जैनी। इनको भी आप लोग नोट डाउन मत करिए, क्योंकि ये भी पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये भी मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो बेफिक्र होकर आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है जी, बेफिक्र होकर पढ़ते रहिएगा। बात आती है गांधार की। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और वाराणसी भारत के साथ साथ अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है काशी, जिसे वर्तमान बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं। ठीक है, पांचाल, पांचाल इसे दो भागों में बांटा गया था, अहिछत्र और काम्पिल्य। ठीक है, बज्जी, वैशाली राजधानी थी इसकी। क्या थी? वैशाली राजधानी थी। काम्बोज, इसकी राजधानी थी हाटक, जिसे राजापुर के नाम से भी जाना जाता है, और ये घोड़ों के लिए फेमस था। किसके लिए? घोड़ों के लिए फेमस था। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अस्मक की। अस्मक, जिसकी राजधानी थी भैया क्या? प्रतिष्ठान या पैठन। मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, और कुशीनगर को कुशीनारा के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? कुशीनारा के नाम से जानते थे। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, वर्तमान दिल्ली। हाँ जी, पहला वाला चैप्टर तो पूरा हो गया। हाँ जी, चलिए
आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात कर लेते हैं वत्स। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने एक बार पढ़ ली हैं, और जिसने लिखना हो तो बेटा वो लिख सकता है, वो लिख सकता है। महाजनपद प्रांतों को बोला गया, वर्तमान राज्यों को बोला गया, और इनको राजधानी बोला गया। ठीक है, अब मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि एक बार आप लोग भैया इसको क्या करना, पीडीएफ से लिख लेना, जब मैं पीडीएफ अभी ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की। किसकी हम बात करेंगे भैया? हम बात करेंगे महाजनपद काल की। ठीक है जी, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पर महाजनपद काल के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। आशा करूंगा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे महाजनपद काल। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में हम बात करेंगे कि कब से कब तक माना जाता है। महाजनपद काल की बात होगी, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। महाजनपदा पीरियड, महाजनपदा पीरियड। ठीक है जी, महाजनपद काल। इसे 600 बीसी से लेकर 600 बीसी से लेकर कब तक माना जाता है? 400 बीसी का माना जाता है। कब तक का? 400 बीसी तक महाजनपद काल माना जाता है। अब बात आती है सर कुल महाजनपद कितनी थी? कुल महाजनपद कितनी थी? तो आप कहेंगे एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में लिखा है कि 16 महाजनपद थी। वहीं एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, और भगवती सूत्र में लिखा हुआ है, जो जैन धर्म का है भगवती सूत्र, उसमें लिखा है कि 16 महाजनपद थी। लेकिन पारणी का एक अध्याय, एक ग्रंथ लिखा हुआ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का जिक्र किया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 22 महाजनपदों का जिक्र किसमें किया गया है? तो अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पारणी है। कौन है? पाणिनि है। लिख लेंगे आप। चलिए हम बात करेंगे कि भैया अंगुत्तर निकाय, किसकी बात होगी? अंगुत्तर निकाय। कि अंगुत्तर निकाय क्या है? तो ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित होगा अंगुत्तर निकाय, और इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है। 16 महाजनपदों का जिक्र है। 16 महाजनपदों का जिक्र है। 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। क्या किया गया है? 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। एक भैया, एक है भगवती सूत्र। आप जानते होंगे भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। जैनिज्म से संबंधित है, ये बुद्धिज्म से संबंधित है। कि इसमें भी 16 महाजनपद बताई गई हैं। कितनी महाजनपद बताई गई हैं? 16 महाजनपदों का वर्णन है। क्या है जी? वर्णन है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब भगवती सूत्र को इंग्लिश में भी भगवती सूत्र ही लिखा जाएगा। नया माइक मैंने कल ही आपसे कहा था कि नया माइक मंगा लेंगे। अब तो दिक्कत नहीं हो रही है किसी को, क्योंकि सुबह से क्लास चल रही है। किसी क्लास में बच्चों ने नहीं कहा कि आवाज में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब बात आती है भैया, एक और यहां पर ग्रंथ पढ़ेंगे जिसे हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी में लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का जिक्र है। अष्टाध्यायी। अच्छा, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। पाणिनि। आप कहेंगे पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। इसमें 22 महाजनपदों का जिक्र है। कितनी? 22 महाजनपदों का जिक्र किया गया है।
22 महाजनपदों का जिक्र है। चलिए ये तो हो गई आपकी जर्नल थ्योरी, जर्नल जानकारी। अब बात करेंगे सर 16 महाजनपद में 14 महाजनपद ऐसी थी जहां पर भैया मोनार्की सिस्टम चलता था। मोनार्की का मतलब है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, मतलब एक ही राज परिवार से राजा बनते आते थे। दूसरा, गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक, जहां पर जनता के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता हो। तो आप कहेंगे 16 महाजनपदों में जो 16 महाजनपद हैं, महाजनपद, आप कहेंगे सर जो 16 महाजनपद, कितनी माय डियर, 16 महाजनपदा है ना, 16 महाजनपदा। आप कहेंगे 16 महाजनपदों में 14 क्या है, 14 राजतंत्र हैं। 14 जनपद कैसी थी, राजतंत्र, जहां पर राजतंत्र चलता था, जहां पर मोनार्की सिस्टम चलता था। क्या चलता था जी, मोनार्की सिस्टम चलता है। जहां पर मोनार्की सिस्टम चलता था, राजतंत्र चलता था। और 2 जनपद ऐसी थी जैसे कि भैया मैं बात करता हूं 2 जनपद जहां गणतंत्र चलता था। क्या चलता था, गणतंत्र चलता था। गणतंत्र कि भैया 2 जनपद ऐसी थी जहां पर गणतंत्र चलता था। कौन कौन सी जनपद थी, तो आप कहेंगे एक जनपद थी जिसे हम कहते हैं बज्जी, क्या बोलेंगे इसको हम, बज्जी बोलेंगे। एक था मल्ल, क्या था, मल्ल। 2 महाजनपद। और यहां पर बात होगी बज्जी की, तो बज्जी जो है ये आप कहेंगे दुनिया का सबसे प्राचीन या सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। सबसे पहला गणतंत्र। आपको गणतंत्र राजतंत्र में मतलब समझ में आ रहा है ना, गणतंत्र और राजतंत्र में मतलब समझ में आ रहा है। गणतंत्र का मतलब होता है, राजतंत्र मतलब मोनार्की सिस्टम, जहां पर किंग के बाद किंग, उसी का बेटा बनेगा, उसके बाद फिर उसका बेटा किंग बनेगा। लेकिन गणतंत्र जिसको रिपब्लिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। आप कहेंगे सर ये रिपब्लिक थे 2। रिपब्लिक में क्या होता है कि भैया जनता के द्वारा अपना अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है जी। तो बात करेंगे कि भैया दुनिया का पहला गणतंत्र कौन था, बज्जी। कौन था भैया, बज्जी। ठीक है जी। तो बज्जी द वर्ल्डेस्ट फर्स्ट रिपब्लिक इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द वर्ल्डेस्ट, आप ऐसे लिखना भैया, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। आगे बात करते हैं मल्ल हमने पढ़ लिया। 2 ऐसे गणतंत्र, 2 ऐसी महाजनपद जहां पर गणतंत्र चलता था, वो कौन कौन से महाजनपद थे, एक तो बज्जी था और एक मल्ल था। बज्जी और मल्ल। बज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। सबसे पहला गणतंत्र इसी को माना जाता है। जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ ली। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम बात करेंगे। हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद भारत के बाहर हैं। 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद ऐसी थी जो भैया भारत के क्षेत्र से बाहर थी। जनपदों में 2 महाजनपद भारत से बाहर थी।
कहाँ थी भैया? भारत से बाहर थी। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया कह सकते हैं कि भैया आउट ऑफ इंडिया थी। आउट ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत के क्षेत्र से बाहर थी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो काम्बोज या कंबोज और गंधार हैं, गंधार ये भारत के बाहर हैं। ये कहाँ पर है? भारत के बाहर हैं। ठीक है जी, कहाँ पर है ये? भारत के बाहर। तो कौन कौन सी थी? आप कहेंगे सर कंधार, गंधार। कौन सी? गंधार और कंबोज। गंधार और एक है कंबोज। कौन सी? कंबोज, जिसे काम्बोज भी बोलते हैं। कंबोज या काम्बोज भी बोला जाता है कि ये दो ऐसी महाजनपद थी जो भारत के बाहर थी, भारत के बाहर थी। ठीक है, अब आते हैं मगध पर। अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की, मगध एम्पायर की। मगध साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। यहीं से इंटरेस्ट आपको आने लगेगा चैप्टर्स में। ठीक है जी, इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं मगधा, मगधा। ठीक है, मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। मगध एम्पायर के बारे में बात करेंगे कि भैया जितनी भी महाजनपद थी, उन सब महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी मगध। लेकिन मगध से पहले एक जनपद हुआ करती थी जो और भी शक्तिशाली थी, लेकिन मगध जब आया तो मगध सबसे शक्तिशाली राजा प्रांत बन गया, महाजनपद बन गई। तो मगध से पहले जो शक्तिशाली महाजनपद थी वो थी भैया कौन सी? काशी। कौन सी थी? काशी। काशी मगध महाजनपद से पहले शक्तिशाली हुआ करती थी, लेकिन जब मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध शक्तिशाली हुआ, तो काशी की शक्ति कम हो गई। अब बात करेंगे मगध साम्राज्य की जो वास्तविक स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि ये कहां पर है वर्तमान स्थिति में, इसका वर्तमान करंट स्टेटस क्या है। आप कहेंगे भैया इसका करंट स्टेटस क्या होगा? करंट स्टेटस क्या होगा? तो आप कहेंगे भैया इसका करंट स्टेटस है पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी ये, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मगध महाजनपद का क्षेत्र था, बिहार में मगध महाजनपद का क्षेत्र था, और बंगाल में महाजनपद का क्षेत्र था। ठीक है, बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश किस में आता था? तो आप कहेंगे भैया ये किस में आता था? मगध साम्राज्य में आता था। अब आपको पता है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया, चलिए, धन्यवाद दीपक पटेल जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ज्योति सिंह जी धन्यवाद। बात यहां पर यह है कि ये हम बात कर रहे हैं कि मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं प्राचीन मगध की। अगर मैं प्राचीन मगध की बात करता हूं तो मगध साम्राज्य की उत्पत्ति जो मानी गई है वो मानी गई है बृहद्रथ वंश से। किससे? बृहद्रथ वंश से। बृहद्रथ वंश का मतलब है कि महाभारत के समय में जो बृहद्रथ था उसने अपने नाम से एक वंश को जन्म दिया, वो बृहद्रथ वंश कहलाया। उसका एक बेटा था जरासंध। जब जरासंध का जन्म हुआ तो वो दो भागों में हुआ, आधा हिस्सा उसका हुआ और आधा हिस्सा दूसरा। तो उसको क्या, वो राक्षस टाइप का लगता था, तो उसको जो है जंगल में फेंकवा दिया गया। एक राक्षसनी ने उसको उठाया और जोड़ लिया, वो दोनों हिस्से उसके जुड़ गए। ठीक है, अब भीम से जब मल्ल युद्ध होता है, महाभारत में भीम से जब युद्ध होता है, आपने देखा होगा कि भीम जरासंध को दो हिस्सों में फाड़ देते हैं और उसे फेंक देते हैं, लेकिन फिर से वो जुड़ जाता था क्योंकि उसे वरदान था कि उसके दोनों हिस्से जुड़ जाते थे। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने एक तिनके को फाड़कर विपरीत दिशाओं में फेंका, अपोजिशन डायरेक्शन में फेंका, तब जाकर उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, हालांकि भीम उसको मार ही नहीं पा रहे थे,
जब कृष्ण भगवान ने उस तिनके को फाड़कर दोनों अपोजिट साइडों में फेंक दिया, तब भीम ने समझा कि उसके धड़ को, उसकी बॉडी को दो विपरीत दिशाओं में फेंकना है, तब उसकी मृत्यु होगी। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे मगध साम्राज्य कब से कब तक माना जाता है। मगध साम्राज्य का जो शासन काल माना गया है वो 544 बीसी से माना गया है। 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक माना जाता है कि मगध का जो शासन काल माना गया, जो शासन काल माना गया है, वो शासन काल माना गया 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। कहां तक? 185 बीसी तक। अब बात आती है, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया ये बताइए कि प्राचीन मगध पर, मगध का जो संस्थापक माना गया है, मगध साम्राज्य का जो संस्थापक माना गया है, फाउंडर माना गया है, वो फाउंडर कौन था? तो आप कहेंगे सर वो फाउंडर था बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश? तो आप कहेंगे भैया बृहद्रथ वंश। ठीक है जी, कौन सा वंश? तो आप कहेंगे बृहद्रथ वंश। ठीक है जी, कौन सा? बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश में जो संस्थापक था उसका नाम था भैया बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। बृहद्रथ महाभारत के समकालीन था। किसके समकालीन था ये? महाभारत के समकालीन था। महाभारत के समकालीन। ठीक है जी, या महाभारत काल के समय, महाभारत पीरियड में ये बृहद्रथ का वंश हुआ है। और इसमें शक्तिशाली राजा हुआ बृहद्रथ का पुत्र, बृहद्रथ का पुत्र जिसका नाम था जरासंध, जिसका नाम था जरासंध। आप ध्यान रखना कि जरासंध ये वही जरासंध है जिसकी हत्या भीम ने की थी। जरासंध की हत्या भीम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भीम द्वारा जरासंध की हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? जरासंध की हत्या कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि भाई जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो था हर्यक वंश, यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बिंबिसार से ही 544 बीसी से मगध की जो शासन या पीरियड है वो स्टार्ट हुआ माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक हम लोगों ने लिख लिया, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब हम बात करेंगे मगध पर शासन करने वाले वंश कौन से थे। मगध पर किस किसने शासन किया था? मगध पर आप कहेंगे मगध पर शासन किस किसने किया था? मगध पर शासन किस किसने किया था? रूल किस किसने किया था? आप कहेंगे रूल करने वाले कौन कौन थे? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जिसने शासन किया, हमने पढ़ लिया हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा आता है? आप कहेंगे सर हर्यक वंश के बाद आता है कौन सा? शिशुनाग वंश। कौन आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आता है? नंद वंश। कौन सा आता है जी? नंद वंश। नंद वंश। और नंद वंश के बाद आता है जी मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य वंश आ जाता है। तो इन लोगों ने जो शासन किया है ये 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक इन चार राजवंशों ने शासन किया है। इन चार राजवंशों ने शासन किया है। तो इन्हीं चारों को हम मगध में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश को। किसको हम पढ़ेंगे? हर्यक वंश को। हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे कि भैया जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी और हर्यक वंश कब से कब तक शासन करता है? चलिए यहां पर हम बात करने वाले हैं। हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से लेकर 512 ईसा पूर्व तक रहता है। और जिसका फाउंडर है बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, हम कहेंगे कि ये कब से कब तक रहा?
544 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर 412 बीसी तक 412 बीसी तक रहता है। अब इसका जो संस्थापक था, फाउंडर था, वो कौन था? किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी? संस्थापक था, फाउंडर था। फाउंडर लिखने की आवश्यकता है क्या? चलिए लिख देता हूं, वरना आप कहोगे इंग्लिश में नहीं लिखते हो। फाउंडर कौन था जी? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। कि बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की जाती है, बिंबिसार द्वारा। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना कर दी गई। और बिंबिसार कब से कब तक राजा रहता है जी? बिंबिसार ने कब से कब तक शासन किया? 544 बीसी से लेकर 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक, 492 बीसी तक। इतिहास में सबसे लंबा शासन काल अगर किसी का माना जाता है तो वो बिंबिसार है। बिंबिसार का इतिहास में सबसे लंबा शासन काल माना गया है। ठीक है, जैसे अकबर को 50 साल मानते हैं, 49 साल औरंगजेब का मानते हैं, लेकिन इसने 44 साल ये, 8 साल ये, लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। कितने? 52 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, हम बात करेंगे, ये उल्टा चलता है। बीसी हमेशा उल्टा चलता है, घटते क्रम में चलता है। ये बीसी हमेशा घटते क्रम में चलता है। अब बात आती है कि सर बिंबिसार के अन्य नाम क्या क्या थे? बिंबिसार के अदर नेम क्या क्या थे? यहां पर हम बात करेंगे बिंबिसार के अन्य नाम क्या क्या थे। बिंबिसार के अन्य नाम क्या क्या थे? अन्य नाम हम बात करते हैं। अदर नेम क्या क्या थे? अदर नेम्स में हम बात कर लेते हैं। जैसे बिंबिसार को क्या क्या कहा जाता था? बिंबिसार को भैया श्रेणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणिक कहा जाता था। कि भैया श्रेणिक किसे कहा गया है? बिंबिसार को कहा जाता था। जो श्रेणिक है इसका उल्लेख किसमें है? जैन साहित्यों के अनुसार जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार क्या कहा गया है? जैन साहित्य लिख लो या जैन ग्रंथ लिख लो। जैन ग्रंथों के अनुसार इसे क्या कहा गया है? के अनुसार इसे क्या कहा गया है भैया? इसे क्या कहा गया? अनुसार। ठीक है जी, अनुसार। इसे क्या कहा गया? श्रेणिक कहा गया है। ठीक है जी, क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। इसका और एक नाम और है क्षेत्रोजस। ठीक है, हम बात करेंगे मत्स्य पुराण में इसे किस नाम से जाना गया? मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? आप कहेंगे मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस कहा गया। क्षेत्रोजस इसका नाम है और ये किसमें लिखा हुआ है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण के अनुसार बिंबिसार को क्षेत्रोजस के नाम से जाना गया। किसके नाम से? क्षेत्रोजस के नाम से जाना गया। देखिए, इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल इसी का माना गया है। सबसे लंबा शासनकाल कि भैया इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल, रूलिंग पीरियड। ठीक है जी, शासनकाल किसका माना गया है? तो आप कहेंगे भैया 52 वर्षों तक इसने शासन किया। 52 वर्षों तक इसने शासन किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। अब इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपना ली। इसने विवाह करने प्रारंभ कर दिए। वैवाहिक नीति में 3 विवाह तो इसने खुद किए। जैसे सबसे पहले विवाह इसने किया था महाकौशला से। बिंबिसार की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था महाकौशला। महाकौशला कौशल देश की राजकुमारी थी, प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित जो कि काशी के राजा थे, उन्होंने काशी को ही अपनी बहन के दहेज में दे दिया। तो दहेज का सबसे पहला उदाहरण
दहेज का पहला उदाहरण मिलता है प्रसेनजित के द्वारा। कांसी दान में दे दी गई, दहेज में दे दी गई कि मैं अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से कर रहा हूं, तो दहेज में अपनी बहन को अपना प्रांत कांसी दे देता हूं। ठीक है जी। तो आप कहेंगे साम्राज्य विस्तार की नीति हम लोग पढ़ेंगे। बिंबिसार टुक द सपोर्ट ऑफ मैरिज रिलेशन टू एक्सपेंड द किंगडम। इंग्लिश वाले बच्चे लिखना चाहें तो लिख लेना भैया। हाँ जी, अभी मैं आगे बात करूंगा, यहां तक लिख लिया होगा। बात करेंगे साम्राज्य विस्तार। बिंबिसार ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया? साम्राज्य विस्तार कैसे किया था उसने? तो आप कहेंगे सर एक्सपेंड द एम्पायर। आप कहेंगे एक्सपेंड कि भैया अपने एम्पायर को कैसे बढ़ाया था? एक्सपेंड द एम्पायर। कौन सी विधि से? तो वैवाहिक नीति से। किससे भैया? वैवाहिक नीति से। कि इसने वैवाहिक नीति अपनाई, वैवाहिक नीति। और वैवाहिक नीति को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ मैरिज। क्या बोलेंगे इसको हम? पॉलिसी ऑफ मैरिज। आप पढ़ना भैया पॉलिसी ऑफ मैरिज। ठीक है जी। कि भैया जो पॉलिसी ऑफ मैरिज है ये किसने अपनाई थी? तो आप कहेंगे पॉलिसी ऑफ मैरिज ये अपनाई किसने थी? तो ये अपनाई थी भैया किसने? बिंबिसार ने। अच्छा, बिंबिसार ने सबसे पहले किससे विवाह किया था? बिंबिसार की बात हो रही है यहां पर। बिंबिसार ने सबसे पहले किससे विवाह किया था? तो बिंबिसार ने जो सबसे पहले उसकी पत्नी थी वो थी महाकौशला। कौन थी? महाकौशला। महाकौशला। और महाकौशला कौन थी? तो ये कौशल देश या कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। कौशल नरेश, कौशल राजा, कौशल देश के राजा हुआ करते थे प्रसेनजित। क्या नाम था? प्रसेनजित। आप कहेंगे प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है। क्या थी? प्रसेनजित की बहन थी। महाकौशला से बिंबिसार ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। क्या कर लिया बेटा? विवाह कर लिया। तो पहली पत्नी हो गई महाकौशला। कौन हो गई जी? महाकौशला। और जब महाकौशला से विवाह कर लिया, चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे जब महाकौशला से विवाह कर लिया तो उसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं विवाह होने के बाद प्रसेनजित ने कांसी दहेज में दे दिया। कांसी दहेज में दिया। ठीक है, किस में दे दिया? दहेज में दे दिया। ठीक है जी, कांसी दहेज में दे दिया। ठीक है जी, किस में दे दिया? दहेज में दे दिया। दहेज मतलब डॉवरी होता है ना, डॉवरी। कि भैया किस में दे दिया था? डॉवरी में दे दिया, दहेज में दिया। कि भैया दहेज का प्रथम उदाहरण भी यही है। दहेज का आप कह सकते हैं कि भैया दहेज का पहला उदाहरण भी यही है। दहेज का पहला उदाहरण भी यही है। ठीक है जी, दहेज में दिया, कांसी दहेज में दिया। और ये दहेज का प्रथम उदाहरण है। ठीक है जी, दहेज यानी कि डॉवरी का प्रथम एग्जाम्पल है, प्रथम उदाहरण है। क्या है? प्रथम उदाहरण यानी कि फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डॉवरी। कि भैया दहेज का पहला एग्जाम्पल क्या है? कि प्रसेनजित ने कांसी को दहेज में दिया था। बिंबिसार को कांसी दहेज में मिला किससे शादी करने के बाद? तो आप कहेंगे महाकौशला से शादी करने के बाद। बिंबिसार की यहां पर एक दूसरी शादी की जिक्र करते हैं। दूसरी शादी इसने की थी चेलना से। किससे? चेलना कौन थी? तो आप कहेंगे सर चेलना कौन थी? चेलना चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की पुत्री थी। बहन नहीं थी, चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमार थे चेटक और इनकी पुत्री थी चेलना।
लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना की पुत्री से विवाह कर लिया। जब इनसे विवाह कर लिया तो भैया लिच्छवी भी इनके क्या हो गए, संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए। क्या हो गए, रिश्तेदार हो गए। तीसरा विवाह अगर मैं बात करता हूं, तीसरा विवाह इसने किया था क्षेमा से। किससे, क्षेमा। क्षेमा कौन थी, ये मद्र देश की राजकुमारी थी, मद्र देश की राजकुमारी। मद्र देश जो पंजाब में क्षेत्र पड़ता है, मद्र देश की राजकुमारी, राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ मद्र। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ मद्र, मद्र देश की राजकुमारी थी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर बिंदुसार ने या बिंबिसार ने, बिंदुसार तो कौन था, हाँ जी, महाकौशला, महाकौशला बेटा राजकुमारी है, कौशल देश की, कौशल देश के राजा प्रसेनजित की बहन थी। चलिए अब बात आती है कि बिंदुसार, बिंबिसार है, बिंदु नहीं है, बिंबी है। बिंबिसार ने अपनी पत्नी चेलना से अधिक प्रेम किया और चेलना से इस हद तक प्रेम किया कि चेलना के कहने पर बिंबिसार ने जो पहले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन चेलना के कहने पर उसने जैन धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया। ठीक है जी, महाकौशला। चलिए आगे हम बात कर रहे थे कि भैया चेलना के कहने पर, यहां पर नोट लिख देता हूं, एक नोट, पत्नी चेलना के कहने पर, बिंबिसार ने, किसने, बिंबिसार ने जैन धर्म अपनाया, जैन धर्म अपनाया, को अपनाया, अपनाया या फॉलो किया। क्या किया, जैन धर्म को फॉलो किया। पहले किस धर्म को मानता था, ये किया। बिंबिसार पहले किस धर्म को मानता था, पहले बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था, पहले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन पहले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया, जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये सारी चीजें लिख लीजिए। अब बात करेंगे कि भैया बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया। क्या हुआ, राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया। लिख लेंगे यहां पर, आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इतना इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, बिंबिसार, यहां पर चर्चा होगी, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। राजधानी की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है कि अपनी कैपिटल किसको बनाया था, तो इसने अपनी कैपिटल राजगृह को बनाया। किसको, राजगृह को बना लिया। राजगृह जो भैया राजगीर के नाम से जानी जाती थी, राजगीर के नाम से जानी जाती थी, और ये वर्तमान बिहार में पड़ता है। कहां पर, वर्तमान बिहार में पड़ता है। इसको अपनी राजधानी बनाया। अब बात आती है उत्तराधिकार की। अब बात आती है, सर क्या था, क्या कहा था चेलना ने, ये तो मुझे नहीं पता क्या कहा था, ये तो मुझे नहीं पता भाई कि चेलना ने क्या उससे कहा, कि उसने अपनी बीवी के कहने में आकर कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। मियां बीवी की बात मुझे कैसे पता होगा कैसी बात करते हैं आप। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि भैया बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को बनाया था, जिसका नाम था दर्शक। बिंबिसार का बड़ा बेटा था दर्शक। दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन इसका छोटा बेटा था अजातशत्रु। अजातशत्रु योद्धा भी था। अजातशत्रु स्वयं राजा बनना चाहता था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अच्छा, मेरे होते हो बनाओगे मेरे बड़े भाई को राजा। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी
जब भैया हत्या कर दी, राजगृह या गिरिवज्र भी बात एक ही, राजगृह राजगीर या गिरिवज्र एक ही चीज है। जब हत्या हो गई, हत्या होने के बाद इस वंश को नाम दिया गया पितृहंता वंश। क्या कहा गया? पितृहंता वंश। ठीक है जी। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया बिंबिसार ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? आप कहेंगे सर अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? कि भाई मेरे बाद जो राजा बनेगा अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, सक्सेसर किसे बनाया था? तो आप कहेंगे भैया यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि भैया किसको बनाया था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसको बनाया था। तो वो था भैया दर्शक। कौन था? दर्शक। ठीक है, दर्शक। और दर्शक कौन था बेटा? ये बड़ा पुत्र था। कौन था? बड़ा पुत्र था, बड़ा पुत्र था। लेकिन बिंबिसार की हत्या हो जाती है, बिंबिसार की हत्या, मर्डर कर दिया जाता है अजात शत्रु ने। किसने कर दिया? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने भैया क्या कर दी? हत्या कर दी। और अजात शत्रु भैया क्या बन गया? स्वयं राजा बन गया। क्या बन गया? अजात शत्रु स्वयं राजा बन गया। तो ये भैया क्या हो जाता है? स्वयं राजा बन जाता है, स्वयं राजा बन गया। ठीक है जी, क्या बन गया? राजा बन जाता है। यही कारण है क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा और इसके बेटे उदयन ने अजातशत्रु को मारा। यही कारण है कि इस वंश को क्या हुआ है? इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया। क्या कहा गया? पितृहंता वंश कहा गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम अजातशत्रु के बारे में बात करेंगे। हमारा हेडिंग रहेगा अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु कब से कब तक राजा रहता है? अजात शत्रु 492 में अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है जी। अब 492 में हत्या कर दी, इसने 460 बीसी तक शासन किया। 460 बीसी तक इसने शासन किया। अब अजात शत्रु को पितृहंता शासक भी कहा गया। क्या कहा गया? पितृहंता शासक। पितृहंता शासक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे पितृहंता शासक इसी को कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। पितृहंता वंश हर्यक वंश को कहा गया। किसको कहा गया? हर्यक वंश को कहा गया। ठीक है, अगर पूछ लेता कि पितृहंता वंश किसे कहते हैं, इंग्लिश में भी सेम लिखा जाएगा पितृहंता। पितृहंता शासक ये हो जाएगा, पितृहंता वंश कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे पितृहंता डायनेस्टी हो जाएगी हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश हो जाएगा। क्या होगा जी? हर्यक वंश हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पर आगे चलते हैं कि भैया ये बताइए इसका अन्य नाम क्या था? इसका अन्य नाम क्या था? अन्य नाम। आप कहेंगे सर इसका अन्य नाम, अदर नेम क्या था? अदर नेम क्या था? तो आप कहेंगे अजात शत्रु का जो अन्य नाम था वो था कुणिक। क्या नाम था? कुणिक। आप कहेंगे कुणिक इसका नाम था। क्या नाम था? कुणिक। ठीक है जी, क्या नाम था? कुणिक। इसकी माता का नाम क्या था? अजात शत्रु की माता मदर कौन थी? तो आप कहेंगे इसकी मदर थी, मदर का नाम है महाकौशला। क्या नाम है? महाकौशला। ठीक है जी, महाकौशला। महाकौशला इनकी माता है और महाकौशला प्रसेनजित की बहन थी। अब अजात शत्रु को देखिए, अब अजात शत्रु को देखना। अजात शत्रु ने क्या किया? अजात शत्रु अपने सगे मामा के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि प्रसेनजित जो कि कौशल देश के राजा थे, प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला और महाकौशला बिंबिसार की पत्नी थी। बिंबिसार और महाकौशला के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है अजातशत्रु, और अजातशत्रु जब राजा बना तो उसने अपने मामा पे हमला कर दिया, प्रसेनजित को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद प्रसेनजित की एक बेटी थी जिसका नाम था बाजीरा, बाजीरा से शादी कर ली।
किससे? बाजीराव से शादी कर ली। बाजीराव से शादी किसने की थी? प्रसेनजित की बेटी बाजीराव से शादी की थी अजात शत्रु ने। किसने कर ली? अजात शत्रु ने। और इसी के समय में क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। ठीक है जी, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। चलिए यहां तक एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा। हम लोग आगे बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, आई होप आप लोग इतना पढ़ चुके होंगे। अब बात करेंगे सर अजात शत्रु के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। इसने क्या किया? इसने प्रसेनजित पर हमला कर दिया। किस पर? प्रसेनजित पर आक्रमण किया, अटैक किया। क्या किया? आक्रमण यानी कि अटैक कर दिया। क्या कर दिया जी? अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उसकी पुत्री प्रसेनजित की पुत्री थी वाजिरा से शादी कर ली। राजा महाराजा भी सही होते थे, अपनी बेटी या बहन से शादी कर देते थे। शादी की, क्या कर लिया भैया? शादी कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद भैया अजात शत्रु ने दो और महाजनपदों को पराजित किया, जिसमें बज्जी और मल्ल भी थे। बाद में जब इसने काशी पर विजय प्राप्त कर ली तो बाद में इसने क्या किया? बज्जी एवं मल्ल को भी जीत लिया। बज्जी एवं मल्ल दोनों महाजनपदों को जीत लिया। क्या कर लिया? जीत लिया। चलिए बहुत बढ़िया हुआ, जीत लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसने जैन धर्म को अपना लिया। किसको अपना लिया इसने? जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को फॉलो किया। किसको फॉलो किया? जैन धर्म को फॉलो किया। ठीक है जी, किसको फॉलो किया? जैन धर्म को फॉलो कर लिया। किसको फॉलो कर लिया? जैन धर्म को फॉलो कर लिया। अब इसका एक बेटा था। ठीक है, अब इसका एक बेटा था। इसका पुत्र कौन था? तो आप कहेंगे भैया इसका पुत्र था उदयन। क्या नाम था जी? उदयन या उदयन नाम था इसके बेटे का। उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अजात शत्रु की हत्या कर दी। मतलब जिस कारण अपने पिता की हत्या करता है उसी कारण पुत्र के हाथों मारा जाता है। अजात शत्रु की हत्या कर दी। क्या कर दिया जी? हत्या कर दी। ठीक है, हत्या की। अपने बेटे के हाथों मारा गया क्योंकि इसने भी तो अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए लिख लिए, यहां तक लिख लिया। इससे आगे हम लोग बात करेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में। कल हम लोग इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि मैं पीडीएफ पूरी अभी पूरी पीडीएफ को आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं ताकि आप उसके नोट्स बना पाए, अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है जी, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।